हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार फ्री एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो रेलवे में साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है। ये साइंस का सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट मैथ, रीजनिंग और जीके है उतना ही इंपॉर्टेंट है साइंस, क्योंकि साइंस के भी क्वेश्चन उतने ही आएंगे जितने कि दूसरे विषय के आएंगे। और सभी एग्जाम में लगभग सभी एग्जाम में साइंस आने लगी है, तो साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साइंस में फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं लाइट या प्रकाश, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही कम समय में मैं आपको, अगर इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। लाइट की जितनी भी घटनाएं होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, 5 लाइट की जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, यहां से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। और वो ऐसा क्वेश्चन रहता है जो हम कंफ्यूज करने वाला होते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए, सूर्य उगने से उगते समय और अस्त होते समय लाल दिखाई देता है, एक किसका एग्जाम्पल है? या सूर्य उगने से 2 मिनट पहले तथा अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ऐसे एग्जाम्पल हमें अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इन 5 घटनाओं में से। तो एक एक करके हम थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे, आपको समझाते हुए भी जाएंगे, जिससे आपका ये क्वेश्चन आपको दिमाग में याद रहे, आपको रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहली जो घटना होती है उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और आपको मालूम है कि परावर्तन का मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में कभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको 4 क्वेश्चन बस याद रखना है प्रकाश के परावर्तन में से। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है प्रकाश के परावर्तन की? तो मान लेते हैं एक तल है, ठीक है, चिकना ये चमकदार तल है। जब कोई सूर्य की प्रकाश की किरण इस तल पर टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल तल से टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित होकर वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब यहां से आपको ध्यान क्या रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। तो जो प्लेन मिरर होता है या समतल दर्पण, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छा परावर्तक किसको माना जाता है? तो सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है, प्लेन मिरर को माना जाता है। आपको मालूम होगा कि जो दर्पण बनते हैं वो कांच के बने होते हैं और इनकी एक साइड लेप किया जाता है, तभी वो मिरर का काम करते हैं, कोई भी कांच। तो जो लेपिंग होती है वो 3 चीजों की होती है, तारपीन के तेल की, चांदी की और मरकरी की। मतलब Ag चांदी, Hg मरकरी और तारपीन का तेल। इनमें सबसे अच्छा परावर्तक जो होती है वो चांदी होती है। तो अगर धातुओं में पूछा जाए कि सबसे अच्छी परावर्तक कौन है, तो आप बोलोगे चांदी। चांदी जो धातु है वो सबसे अच्छी परावर्तक होती है। और अगर दर्पण में पूछा जाए कि उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण, इनमें सबसे अच्छा परावर्तक कौन है, तो वो होता है समतल दर्पण। या फिर धातुओं में Ag चांदी, जिसे सिल्वर कहा जाता है, याद रखना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें कोई भी वस्तु जो दिखाई देती है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है वस्तुओं का दिखाई देना। जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं वो किसके कारण दे रही हैं, तो आप बोलोगे वस्तुओं का दिखाई देना। तो वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। थोड़ी सी मैं साइनिंग कम कर देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखे। ठीक है, तो ये घटनाएं हो जाएंगी 4। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसमें आपको क्या याद रखना है, आपके लगभग 6 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, है ना। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले सूर्य का और तारों के, है ना, तारों के 2 क्वेश्चन आते हैं कि तारों का टिमटिमाना और तारों का वास्तविक स्थिति आभासी स्थिति से अलग होना। कहने का मतलब ये, जितनी भी झूठी घटनाएं होती हैं वो सब इसमें आती हैं। सारी की सारी फॉल्स इंसिडेंट या झूठी घटनाएं। कैसे? देखो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि तारों का टिमटिमाना और तारों की वास्तविक स्थिति आभासी स्थिति से अलग प्रतीत होना, है ना। तो ये दोनों घटनाएं तारों की हैं। तो आप बोलोगे तारों का टिमटिमाना और दूसरा तारों की वास्तविक स्थिति आभासी स्थिति से अलग प्रतीत होना। लेकिन अगर हीरे का चमचमाना आए या हीरे का चमकना, तो वो आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, याद रखना। अभी हम बात कर रहे हैं तारों की, तो तारों का टिमटिमाना, तारों की वास्तविक स्थिति आभासी स्थिति से अलग प्रतीत होना। तो यहाँ पर चमकने वाला है तारों का और एक स्थिति वाला है तारों का।
थर्ड आपको याद रखना है सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में क्या है, अगर रंगों वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो होते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के, अभी आगे चलेंगे हम, आपको रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन सूर्य के बारे में क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सूर्य उदय होने से पहले 2 मिनट पहले तथा अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, कहने का मतलब जब सूर्य उदय होता है तो उसके 2 मिनट पहले से ही दिखाई देने लगता है और अस्त हो जाता है इसके 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। तो सूर्य उदय होने के 2 मिनट पहले से दिखाई देने लगना तथा अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देना ही किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सूर्य के बारे में याद रखना 2 मिनट पहले तथा अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देना। नेक्स्ट आपको याद रखना है, एक छड़ का और पेंसिल का क्वेश्चन आता है कि पानी में पड़ी हुई छड़ या पेंसिल का तिरछा दिखाई देना, एक ही आता है, और एक आता है कि पानी में पड़े हुए सिक्के या मछली का अपने तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो तल के बारे में क्वेश्चन आता है मछली का या सिक्के का, कि सिक्का अगर यहाँ पे है, मान लेते मछली है या सिक्का है, तो ये यहाँ पर है लेकिन आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर दिखाई देगा। तो पानी में पड़े हुए मछली या सिक्के का अपने तल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये तो ध्यान रखना। ये दोनों एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं साथ में, क्योंकि या तो मछली का प्रयोग करता है वो या सिक्के का प्रयोग करता है, वो बोलेगा इनका अपने तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। और इसके बाद अगर छड़ या पेंसिल का आता है कि पानी में पड़ी हुई छड़ या पानी में पड़ी हुई पेंसिल का तिरछा दिखाई देना, तो वो भी किसका होता है, अपवर्तन का। तो आप बोलोगे अगर छड़ का कोई क्वेश्चन आता है या पेंसिल का कि पानी में पड़ी हुई छड़ या पेंसिल का तिरछा दिखाई देना, तो दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं प्रकाश के अपवर्तन के। ठीक है, मछली और सिक्के का अपने तल से ऊपर उठाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तो वो भी है अपवर्तन का। सूर्य का क्वेश्चन आता है कि सूर्य उदय होने के 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, तो वो भी है अपवर्तन का। तारों की स्थिति के ऊपर आता है कि तारों की वास्तविक स्थिति आभासी स्थिति से अलग प्रतीत होना, तो वो भी अपवर्तन का है, और तारों का चमकना अपवर्तन का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। तो एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला आपको याद रखना है हीरे का चमकना। याद रखना यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, सारे के सारे चमकने वाले जो आंसर रहते हैं वो आते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। जितने भी चमकीले क्वेश्चन के आंसर रहेंगे, इसका चमकना, कांच, टूटे हुए कांच का चमकना, तो चमकने से आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बशर्ते अगर तारों की चमकने वाली बात आएगी तो ये झूठी घटना है, तारे चमकते नहीं हैं या तारे टिमटिमाते नहीं हैं, हमें दिखाई देते हैं बस ऐसे, वो हमारी नजरों का मतलब हम कह सकते हैं, मैंने बोला झूठी घटना है, तो लगता है ऐसा है, प्रतीत ऐसा होता है, लेकिन ये झूठी घटना है, तारे कभी टिमटिमाते नहीं हैं, तो इसलिए वो आ गया इसमें अपवर्तन में। इसके अलावा तारों की टिमटिमाना या तारों का चमकना, इसके अलावा जितनी चमकने वाली घटनाएं होती हैं तो वो आती हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, झूठी घटनाएं आती हैं अपवर्तन में। तो जैसे मैंने क्या बोला, हीरे का चमकना, ये आ जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। टूटे हुए कांच का चमकना, टूटे हुए कांच, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब कहीं कोई भी कांच बीच से चटक जाता है ना, तो चटके हुए कांच का लिख सकते हो आप, है ना, या टूटे हुए कांच का। तो जब कांच चटक जाता है बीच से, उसको धूप में लेके जाना आप, तो जहां से वो चटका है वहां चमकने लगता है, तो हम बोलेंगे टूटे या चटके हुए कांच का चमकना। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट आपको याद रखना है, आप एक प्रयोग करना परखनली वाला। तो परखनली वाला भी क्वेश्चन आता है कि एक परखनली है कांच की, उसको आधा पानी से भर दो और धूप में ले जाओ, तो जो उसका खाली भाग रहता है वो चमकने लगता है। तो हम क्या बोलेंगे कि पानी से आधी भरी हुई परखनली का खाली भाग चमकने लगना, पानी से आधी भरी हुई परखनली का खाली भाग चमकने लगना, तो वो भी किसका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। टूटे हुए कांच का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो चमकने वाले सारे किसके हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। इसके अलावा हम बात करते हैं मृगमारीचिका। किसकी बात करेंगे, मृगमारीचिका का बनना। आपको मालूम होगा मारीचिका, ये आपको वैसे तो मालूम होगा इसके बारे में। मारीचिका होता क्या है कि जो ग्रीष्म ऋतु के दिन होते हैं, गर्मियों के दिनों में जो हिरन होता है, तो हिरन क्या करता है, रेगिस्तान में उसको ऐसा लगता है कि आगे कहीं ना कहीं रास्ते में पानी भरा हुआ है, लेकिन जब वहां पर वो पहुंचता है तो चमकता हुआ प्रतीत होता है उसे, वहां जाता है तो पानी नहीं मिलता है। तो ये जो घटना है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो आपको याद रखना है मृगमारीचिका का बनना,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टूटे हुए कांच का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या पानी से आधी हुई परख नली का खाली भाग चमकना तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है ऑप्टिकल फाइबर। आपको मालूम है ये पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आप बोलोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। तो ध्यान रखना, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये करती है प्रकाशिक तंतु, ये करते हैं किसके, पूर्ण आंतरिक सिद्धांत के, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हमारा परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 3 हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है प्रकाश का प्रकीर्णन का। कौन सा, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और वर्ण विक्षेपण को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं प्रकीर्णन की। तो प्रकीर्णन क्या होता है, तो जब सूर्य की प्रकाश की किरण जब जाती है वायुमंडल में, तो वायुमंडल में आपको मालूम है देखो धुएं के कण हैं, गैसों के कण होते हैं, है ना, धूल मिट्टी के कण होते हैं, तो धुएं के, गैसों के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, उनसे टकराकर अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है, बिखर जाती है। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश की किरण का वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराकर अलग अलग दिशाओं में प्रसारित होने की घटनाओं को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, तो आपसे रंगों वाले जितने एग्जाम्पल होंगे, सारे के सारे रंगों वाले एग्जाम्पल जो रहते हैं वो रहेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन में। आपको रटने की जरूरत नहीं है। चमकने वाले सारे के सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, केवल और केवल तारों का चमकना वो आता है अपवर्तन में। झूठी घटनाएं अपवर्तन में आती है, रंगों वाली घटनाएं आती हैं इसमें। ठीक है, वर्ण विक्षेपण में और परावर्तन में कोई ज्यादा घटनाएं होती नहीं है। तो ये 3 ही मुख्य हैं, तीनों की एक एक लॉजिक याद रखना है आपको। तो रंगों वाले कैसे आपसे पूछा जाएगी, बताइए, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक है, या फिर सूर्य का सूर्योदय समय और सूर्य के अस्त होते समय लाल दिखाई देना। ये तीनों घटनाएं, लाल, नीला, काला, ये जो रंगों के नाम आ जाएंगे समझ जाना प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो पहला कौन सा मैंने बोला कि उगते और अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना, पहला तो लाल आ गया इसमें। दूसरा आपको याद रखना है कि समुद्र का नीला दिखाई देना, तो आप बोलोगे समुद्र का नीला दिखाई देना, मतलब इसमें नीला आ गया। तीसरा याद रखना आपको आकाश का नीला दिखाई देना, तो आप बोलोगे आकाश आ गया, तो मतलब आकाश का नीला नीला रंग आ गया, मतलब रंगों का नाम प्रकीर्णन। ठीक है, इसके बाद आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे याद रखना है, 4, 5, 6 क्वेश्चन आता है कि बताइए चंद्रमा से जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है। पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि प्रकीर्णन हो जाता है। क्यों प्रकीर्णन हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी की चारों ओर गैसें पाई जाती हैं, धूल की मिट्टी के वायुमंडल पाया जाता है, कहने का मतलब। लेकिन चंद्रमा से या अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है और प्रकीर्णन नहीं होता है। वहां पर प्रकीर्णन नहीं होता इसलिए काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर ये गैसें प्रकीर्णन करने के लिए कोई वायु की गैसें तो होनी चाहिए, वायु होनी चाहिए, वायुमंडल होना चाहिए जिससे टकराए सूर्य की प्रकाश की किरण। लेकिन वहां पर कोई है नहीं है, ना तो धूल के कण है, ना मिट्टी के कण है, तो वहां पर वायुमंडल नहीं है जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिससे आकाश दिखाता है काला। तो आपसे पूछा जाए यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो आप बोलोगे आकाश का रंग वायुमंडल के कारण ही नीला दिखाई देता है। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग काला दिखाई देगा, और वायुमंडल है इसलिए प्रकीर्णन होता है तो कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा से या अंतरिक्ष से कैसे दिखाई देता है आकाश, तो आप बोलोगे काला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है तो प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। तो ये भी लिखना है आपको। ये क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा से आकाश काला दिखाई देता है या फिर अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, काला। क्यों, क्योंकि इन पे वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं जिससे प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन याद और रखना है कि जिस रंग की तरंगदैर्घ्य जितनी ज्यादा होती है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, याद रखना। तो ये पूछा जाता है कि प्रकीर्णन किन रंगों का ज्यादा होता है, तो जिस रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिस रंग की तरंगदैर्घ्य कम होगी उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। अब तरंगदैर्घ्य किसकी ज्यादा होती है, तो तरंगदैर्घ्य लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो आप बोलोगे, अगर हम बात करें तरंगदैर्घ्य की, तो तरंगदैर्घ्य जो होती है जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं, तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रकीर्णन के।
ठीक है, किसके? प्रकीर्णन के। तो जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। अगर हम बात करें रंगों की, तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है इसलिए प्रकीर्णन कम होता है। तो आप बोलोगे लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम किसका होता है प्रकीर्णन? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है बैंगनी रंग का, इसलिए प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि खतरे के संकेतों के रूप में लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं? तो आप बोलोगे क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, जिससे प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए किया जाता है। तो लाल रंग का प्रयोग खतरे के संकेतों के रूप में क्यों किया जाता है? तो आपका आंसर होगा क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए प्रकीर्णन कम हो पाता है, प्रकीर्णन कम हो पाता है। इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे एक भी ज्यादा नहीं बनेगा, याद रखना। अब हम बात करते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की, या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, आपने सुना होगा कि प्रिज्म जो होता है कांच का इस टाइप से प्रिज्म होता है। तो आपने सुना होगी कि जब सूर्य की प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो अपने अलग अलग रंगों के घटकों में विभाजित हो जाती है। तो प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के फलस्वरूप अपने अलग अलग रंगों के घटकों में विभाजित हो जाती है। और कितने रंग निकलते हैं इसमें? 7। आपने इंग्लिश में सुना होगा विबग्योर, या हिंदी में बैजानिया पीनाला, है ना। तो यहाँ पे बैगनी, जामुनी, नीला इस टाइप से रहता है। कौन कौन सी? बैजानिया पीनाला। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले कौन सा होगा? बैगनी, बैगनी के बाद जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना है। तो सबसे देखो, अभी हमने जो बताया था ना, यहाँ पे वही कंडीशन यहाँ सेम लगेगी दोनों में, प्रकीर्णन में और बड़े विक्षेपण में। जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है। ऐसे इसमें जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है उसका बड़ विक्षेपण भी उतना कम होता है। तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, बड़ विक्षेपण कम होगा, तरंग दैर्ध्य कम है, बड़ विक्षेपण ज्यादा होगा। इसलिए देखो यहाँ पर सबसे नीचे जो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण गई वो बैगनी है। तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए उसका बड़ विक्षेपण भी सबसे ज्यादा होता है और उसका प्रकीर्णन भी सबसे ज्यादा होता है। याद रखना, दोनों चीजों को पूछा जाता है। तो जिस रंग की तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होती है उसका बड़ विक्षेपण और प्रकीर्णन दोनों उतने ही कम होते हैं। ठीक है, तो लाल रंग के बारे में पूछा जाए कि बताइए सबसे कम बड़ विक्षेपण किसका होता है, तो आप बोलोगे लाल रंग का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का। क्यों? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सबसे कम इसका प्रकीर्णन भी होता है, सबसे कम इसका बड़ विक्षेपण भी होता है। अगर बड़ विक्षेपण के एग्जाम्पल पूछे जाए तो आपको 2 एग्जाम्पल आते हैं, वो याद रखना है। एक तो वर्षा के बाद आकाश में बनने वाला इंद्रधनुष। तो जो इंद्रधनुष का बनना है, किसका बनना? इंद्रधनुष का बनना। तो याद रखना, इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण का एग्जाम्पल है। तो पहला तो एग्जाम्पल है इंद्रधनुष का बनना, और दूसरा प्रिज्म वाला कंडीशन। क्या बोलोगी? जो अभी हमने इसकी परिभाषा बताई कि जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से टकराती है तो अपवर्तन के फलस्वरूप, है ना, तरंग दैर्ध्य के अनुसार अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे। अब इंद्रधनुष भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। ये बहुत ज्यादा डिटेल में कभी नहीं आते, लेकिन हाँ, जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ बताइए, मान लेना कि आपको खुद मालूम होगा, मुझे ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है, आप एग्जाम देते हो, कितनी बार रिपीट हुए होंगे ये क्वेश्चन, है ना। इस तारों का टिमटिमाना या फिर हीरे का चमकना, ये सारे के सारे, पानी में पड़ी हुई छड़ का तिरछा दिखाई देना, पानी में पड़ी हुई पेंसिल का तिरछा दिखाई देना। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। मृगमरीचिका का बनना, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल तंतु। और ये मैंने ये परख नली वाला बताया था, पानी लिखा है ना यहाँ पर, परख नली वाला, कि पानी से आधी हुई परख नली, पानी से आधी भरी हुई परख नली का खाली भाग चमकना, या टूटी हुई कांच का चमकना, या चटकी हुई कांच का चमकना। इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं, तो चमकने वाले कौन से हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाले। रंगों वाले कौन से हैं? प्रकीर्णन वाले। सारे रंगों वाले प्रकीर्णन वाले। और जो झूठी घटनाएं हैं वो किस में आती हैं? वो अपवर्तन में आ जाती हैं। बाकी बड़ विक्षेपण में और यहाँ पर परावर्तन में कुछ भी घटनाएं नहीं है, सिर्फ वस्तुओं का दिखाई देना परावर्तन के कारण, और यहाँ पर इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण के कारण हो गया यहाँ पर। तो आपको मुख्य रूप से 3 याद रखना, प्रकीर्णन, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन। आपसे पूछा जाएगा बताइए जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है उसका प्रकीर्णन आप बोलोगे सबसे कम होगा, उसका वर्ण विक्षेपण वो भी सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये दोनों विपरीत है तरंग दैर्ध्य के, याद रखना।
तो ये मैंने पूरी कोशिश की आपको कि आपको रटना ना पड़े और बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो मुझे उम्मीद है शायद आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो याद हो गए होंगे। तो बताइए याद हुए कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अपने सुझाव रखना, जो भी आप सुझाव दोगे मुझे अगर अच्छे लगे आपके सुझाव तो मैं जरूर उन पर अमल करूंगा और वैसे ही प्रोवाइड करूंगा आपको वीडियो। तो बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।